हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। काफ़ी टाइम के बाद आज मैं फिर आपके सामने हूँ और मैं आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ और ये टॉपिक है वेक्टर्स का। इससे पहले हमने दो टॉपिक फिज़िक्स में ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन फॉर फिज़िक्स मैथमेटिकल टूल्स के अंदर आता है। फिज़िक्स पढ़ने के लिए जितना डिफरेंशिएशन, जितना इंटीग्रेशन ज़रूरत है वो सारा कवर कराया गया है ऑलरेडी इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन के लेक्चर में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ से, या फिर ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करो, आपको वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट जाकर सर्च कर लो, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ये जो सीरीज़ चलेगा वेक्टर्स का, थोड़ा लेंथी टॉपिक है ये और इसको आराम से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 11th और 12th के लिए। अगर अब तक आप इस फिज़िक्स 11th की फ़िज़िक्स अगर आप शुरू कर चुके हो तो आपको समझ आ गया होगा वेक्टर्स का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वेक्टर्स नहीं पढ़े होने से क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हो आप, अगर आप फिज़िक्स स्टार्ट कर चुके हो तो आपको अब तक ये पता चल गया होगा। तो वेक्टर्स में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि वेक्टर अलजेब्रा, जो अलजेब्रा होता है वेक्टर से रिलेटेड अलजेब्रा, वो किस तरह से हम, उसके रूल्स क्या हैं, किस तरह से हम एडिशन करते हैं, किस तरह से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, और बहुत सारी बातें बीच में आने वाली है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे टॉपिक को ब्रेक कर करके पढ़ेंगे, ठीक है। हो सकता है 4 से 5 वीडियोस बने, लेकिन वीडियो सीक्वेंस में बनेगा, लगातार बनेगा, और सारा वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 11th और 12th में जितना ज़रूरत है वेक्टर का, उतना वेक्टर मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट करा दूँगा। तो आज तो बेसिक टॉपिक रहेगा सिर्फ वेक्टर्स क्या है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या है, एंड दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होता है, और वेक्टर्स को अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो किस तरह करते हैं, क्या मतलब होता है, वेक्टर का एक्चुअल मीनिंग क्या है, वो सब आप समझोगे यहाँ पे। और जो रूल्स एंड ऑल हैं, एडिशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, और भी बहुत सारे रूल्स हैं वेक्टर्स में, वो सब धीरे धीरे करके लेक्चर बाय लेक्चर कंप्लीट करेंगे। लेक्चर को मैं कोशिश करूँगा छोटा ही रखने का, ताकि आप 30 मिनट 25 मिनट का लेक्चर आप एक बार में देखो और कंप्लीट कर दो। शुरू करते हैं इसी के साथ। वेक्टर्स टॉपिक हेडिंग लगा देंगे। कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं तो प्लीज़ कॉपी लेकर बैठ जाइए, और जो भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ बताऊँ, आप प्लीज़ नोट डाउन करते जाओ, एक एक करके अच्छे से नोट्स बनाओ और रिवाइज करते रहना मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो वेक्टर्स क्या होता है, देखो हमारे पास फिज़िक्स में जितने भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ मतलब जैसे एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, ओके, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, इन सब को हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को ब्रॉडली हम दो अलग अलग क्वांटिटीज़ के फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है स्केलर, जो आप सुन चुके हो 9th क्लास से, और दूसरा होता है वेक्टर्स। तो 9th क्लास में आपको क्या पढ़ाया जाता था, स्केलर होता क्या है, एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। अब मैग्नीट्यूड मतलब क्या, मैग्नीट्यूड मतलब होता है सिर्फ वैल्यू है, ये डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करता, सिर्फ मैग्नीट्यूड सिर्फ वैल्यू के बारे में बात करता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे आप बोलो कि कोई भी एक पार्टिकल है, वो रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो उसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। तो 5 मीटर पर सेकंड बोलने का ये मतलब है कि पार्टिकल 5 मीटर हर एक सेकंड ट्रेवल कर रहा है, मतलब 5 मीटर पर सेकंड उसका स्पीड है। बट स्पीड बोलकर आप ये नहीं बता सकते हो कि वो उस पार्टिकल का वो पार्टिकल का स्पीड किस डायरेक्शन में है। सिर्फ हम बोल रहे हैं पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है हमें नहीं पता, ठीक है। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकंड इज द मैग्नीट्यूड, 5 वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो स्पीड हमें डायरेक्शन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता। इसी तरह से एक और क्वांटिटी डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है, ये वैल्यू है, किस डायरेक्शन में नहीं पता, डायरेक्शन के बारे में कोई बात नहीं होने वाली यहाँ पे। इसी तरह से और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, बीच में जब आप पढ़ते जाओगे तो मैं आपको बताता जाऊँगा कौन कौन से क्वांटिटीज़ स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। अब वेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो वेक्टर्स क्या है कि 9th में आपने पढ़ा था, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और साथ साथ डायरेक्शन के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन हमें दे, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम कहेंगे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। को दो बातें यहाँ पे आ रही है, एक तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें पता होना चाहिए किस डायरेक्शन में वो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन क्या है उसका। सो मैग्नीट्यूड और साथ साथ डायरेक्शन, तो इसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल के तौर पे
वेलोसिटी, पार्टिकल का वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, वो बताता है कि डायरेक्शन क्या होने वाला है। फॉर एग्जांपल ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, पार्टिकल इधर गया विथ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो हम कहेंगे वेलोसिटी है -5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, मतलब हमें प्लस और माइनस साइन से ये पता चल रहा है कि डायरेक्शन क्या है। प्लस साइन मतलब टुवर्ड्स योर राइट एंड नेगेटिव साइन मतलब टुवर्ड्स योर लेफ्ट। तो प्लस और माइनस मतलब डायरेक्शन के बारे में बात हो रही है। या फिर हम बोलें 5 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट, दैट मीन्स लेफ्ट डायरेक्शन में ये चल रहा है। तो देखो एक मैग्नीट्यूड हो गया और एक डायरेक्शन हो गया। तो इस तरह के फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़। और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में भी हम डायरेक्शन को लेकर बात करेंगे, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हम कैरी करते हैं। इसी तरह से फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स मतलब क्या कि मान लो कि ये एक ब्लॉक है हमारे पास और इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लग रहा है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और फोर्स कितना लग रहा है, लेट अस सपोज 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। गॉट इट। तो ये जो डायरेक्शन है ना फोर्स का 10 न्यूटन, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन एरो से पता चल रहा है ये डायरेक्शन है उसका, तो मतलब ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है इसके पास। तो यहाँ पे हमारा ये जो क्वांटिटी है फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है, ये है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। बट इतना ही काफ़ी नहीं है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए। जैसे मैं पूछूँ आपसे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट कैसा क्वांटिटी है, करंट। अच्छा ये बताओ क्या इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड होता है? यस सर, मैग्नीट्यूड तो होता है इसका। क्या इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है? तो यस सर, डायरेक्शन भी होता है इलेक्ट्रिक करंट का। हम पढ़ते हैं ना, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, है ना। अगर यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, यहाँ पे लो पोटेंशियल है, तो करंट हमेशा हाई से लो पोटेंशियल की तरफ ही ट्रेवल करेगा, मूव करेगा या फ्लो करेगा। तो ये है, तो देखो यहाँ पे ये डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। करंट के पास डायरेक्शन है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। कभी हम नहीं कहेंगे कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, ऐसा कभी नहीं हो सकता। करंट फ्लो करेगा तो करंट का एक डायरेक्शन है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल हमेशा जाएगा। ओके, तो करंट तो हमें डायरेक्शन भी बता रहा है और मैग्नीट्यूड भी बता रहा है। तो सिर्फ अगर इतना बोला जाए कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों है, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करंट भी तो हमारा वेक्टर क्वांटिटी हुआ ना। यस, अगर इस डेफिनेशन को फॉलो किया जाए तो हम कह सकते हैं करंट इज आवर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। बट ऐसा नहीं होता है। करंट के पास दोनों है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, बट फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। अब तुम बोलोगे सर ये क्या हो गया? अभी आप बता रहे हो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए, और दोनों जब होगा तो वेक्टर होगा, बट यहाँ पे आप लिख रहे हो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है इसके पास, इस क्वांटिटी के पास, बट वो स्केलर है। देखो बात समझो, मैंने बोला कि सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। ठीक है, होना चाहिए, वेक्टर है, होना चाहिए, बट सिर्फ उतना ही काफ़ी नहीं है। अब इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको आप सब अपने कॉपी में लिखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इट शुड फॉलो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन या फिर वेक्टर लॉज, एंड इट शुड फॉलो वेक्टर लॉज। क्या है वेक्टर लॉज? देखो अब क्या क्या बात आ गया है वेक्टर क्वांटिटी में। इसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ठीक है, इसके पास डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है, बट इट ऑल्सो शुड फॉलो वेक्टर लॉ। वेक्टर लॉ बहुत अलग लॉ है जो हम अलजेब्रा में लॉज पढ़ते हैं ना, एडिशन लॉ, 2 + 2 4, 1 + 2 3, 3 + 4 7। तो इसी तरह से हमारे पास कुछ लॉज बने हुए हैं वेक्टर में, वेक्टर को ऐड करने का लॉ, वेक्टर में वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का लॉ, वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का लॉ, वेक्टर्स को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाए, किस तरह से ऐड किया जाए, किस तरह से सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो ये सब लॉज हमें पढ़ना पड़ेगा, और ये अलजेब्रा से बहुत ज़्यादा, नॉर्मल अलजेब्रा से बहुत ज़्यादा अलग है। मैं आपको धीरे धीरे आगे बताता जाऊँगा वेक्टर लॉज में क्या क्या लॉज आता है। पैरेललोग्राम लॉज है, ट्रायंगल लॉ है, पॉलीगॉन लॉ है, फिर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, वेक्टर को इसका, सब कुछ आएगा यहाँ पे। बट इतना समझ लो कि ये तीनों चीज़, तीनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होना ही होना चाहिए, तब जाकर हम किसी क्वांटिटी को वेक्टर कहेंगे। करंट के साथ क्या प्रॉब्लम है? देखो यहाँ से एक वायर हम बना रहे हैं, ये एक वायर है, इस वायर को हम इस तरह से डिवाइड कर देते हैं। अज्यूम करेंगे कि करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर का,
यहाँ है, ये है डिवाइडिंग पॉइंट, जंक्शन जिसे कहते हैं हम, ठीक है। मान लो एक और वायर हम निकाल देते हैं, ये जंक्शन हो गया जहाँ पे 3 मीटिंग पॉइंट, 3 से 2 से ज़्यादा मीटिंग पॉइंट्स हो वायर में, या फिर ऐसा जो जहाँ से बहुत सारा रास्ता निकल रहा हो उसे कहते हैं जंक्शन। तो यहाँ देखो करंट यहाँ पर आकर कुछ करंट यहाँ चला जाएगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा। अब देखो हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं करंट की, 10 एम्पियर सीधा जा रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन ऊपर चला गया I1, यहाँ चला गया I2, यहाँ चला गया I3। मान लो यहाँ पे 1 एम्पियर करंट चला गया, यहाँ पे 5 एम्पियर चला गया, 5 + 1 हो गया 6, बचा कितना 4, और यहाँ पे 4 एम्पियर करंट आ गया। करंट अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो होने लगा, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, बट इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉस। वाई? देखो 4 + 1 5, 5 + 5 10, इस तरह से हम अलजेब्रा को ऐड करते हैं। नॉर्मल अलजेब्रा में इस तरह एडिशन होता है, क्या बोल रहे हैं हम, I1 + I2 + I3 = I। I1 का वैल्यू 1 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू I। नाउ 4 + 1 5, 5 + 5 10 एम्पियर, दैट इज इक्वल टू I। देखो 10 एम्पियर इस तरह, दिस इज नॉर्मल अलजेब्रा, ये वेक्टर अलजेब्रा तो है नहीं, दिस इज नॉर्मल अलजेब्रा। ये वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं कर रहा है, नॉर्मल अलजेब्रा फॉलो कर रहा है। सबको ऐड किया गया तो वापस से उतना ही करंट मिल गया जितना करंट यहाँ से फ्लो कर रहा था। इसीलिए हम कहते हैं वेक्टर करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉज। वेक्टर लॉज को ये फॉलो नहीं करता है, इसीलिए इसे कहा गया है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। एक्चुअली में ये स्केलर भी नहीं है। जब आप MSc करोगे या फिर PhD करोगे फिजिक्स को लेकर के, फिजिक्स लेकर के, तो आप पढ़ोगे वहाँ पे दैट ये एक टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर क्वांटिटी एक अलग ब्रांच है, ठीक है। अब बहुत हाई स्टडी करोगे, हायर आप PhD वगैरह करोगे, तब आपको पढ़ाया जाएगा टेंसर क्वांटिटी क्या होता है। एक्चुअल में ये टेंसर क्वांटिटी है। खैर हम ये टेंसर क्वांटिटी डिस्कस नहीं करेंगे अभी। 11th 12th ग्रेजुएशन मास्टर्स के लिए आप समझ लो कि ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। बोलो बात समझ आ गई? तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों जिसके पास हो, और इट शुड फॉलो वेक्टर लॉस। वेक्टर लॉस क्या होता है मैं थोड़ा सा बस आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। वेक्टर लॉस से 3 + 4 होता है 5, ये है वेक्टर लॉस। कैसे हो गया ये आगे मैं समझाऊंगा आपको ये कैसे हो गया, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। नॉर्मल अलजेब्रा से दोनों को ऐड करोगे तो वैल्यू आएगा 7। ये नॉर्मल अलजेब्रा है, 3 + 4 7, बट 3 + 4 ऐड करके 5 आया है, तो ये वेक्टर अलजेब्रा। ये कैसे आया है आगे समझेंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ आ गया होगा आई होप। फटाफट कॉपी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे टाइप ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, टाइप ऑफ वेक्टर से पहले अब वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन समझेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है तो लेटर लिखो पहले, कोई भी लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, और ऊपर में ये एरो हेड साइन, ये बतलाता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। या फिर आप कैपिटल A लिखो ऊपर एरो हेड साइन, या फिर आप इसी लेटर को बहुत बोल्ड करके लिखो, बहुत ज़्यादा मोटा करके लिखो, बोल्ड करके लिखो, ये कहलाता है वेक्टर। जनरली हम इसे फॉलो करते हैं बुक्स में, कॉपीज़ में, नोट्स बनाने के टाइम। कई बार किसी बुक में NCERT में जैसे ये भी बनाया गया, ये भी बनाया गया, ये भी बनाया गया, अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज़ किया गया। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर्स को। अब इसमें दो चीज़ें आपको दिखाई पड़ रहा होगा, एक लेटर और एक एरो। दोनों का मतलब समझो। लेटर बताता है इसका मैग्नीट्यूड क्या है, लेटर बताता है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, और एरो बताता है किस डायरेक्शन में है। लेटर बताता है मैग्नीट्यूड क्या है और एरो बताता है किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह करेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको पता है कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज़ें होंगी। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में
दो चीज़ें होंगी, एक तो मैग्नीट्यूड और साथ साथ डायरेक्शन, तभी ये वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। और साथ ही साथ ये वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए। मैग्नीट्यूड मतलब अगर ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ग्राफिकली मैग्नीट्यूड मतलब एक स्ट्रेट लाइन, एक डिफाइंड लेंथ। मान लो ये 5 मीटर का लेंथ है तो वो मैग्नीट्यूड 5 मीटर, वो मैग्नीट्यूड और एरो हेड का साइन। अब दोनों को जब मिला दिया जाए तो एक कंप्लीट एरो बन जाएगा। तो ये होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ये हो गया लिख करके किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे और बना करके किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। जहां पे लेंथ ऑफ एरो बताता है, लेंथ ऑफ एरो ये हमें बताता है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है। जैसे सपोज ये लेंथ ऑफ एरो है, यहां से यहां तक ये है 5 मीटर का, 5 मीटर्स, तो हम बोलेंगे इसका मैग्नीट्यूड है 5। और एरो हेड हमें यह बताता है कि उसका डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में है। अगर इस तरह से एरो हेड बना है तो मतलब उस डायरेक्शन में है, इस तरह से एरो हेड बना है तो इस डायरेक्शन में। अब दोनों को जब मिला लेंगे तो या तो इस डायरेक्शन में इस तरह से आएगा या फिर इस तरह से आएगा। जहां पे लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड एरो हेड रिप्रेजेंट्स इन विच डायरेक्शन द वेक्टर इज मूविंग। ओके, दिस इज कॉल्ड एज एरो हेड। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा कि इस एरो पूरे कंप्लीट एरो का 2 पार्ट्स है। एक कहलाता है हेड और एक कहलाता है टेल, हेड एंड टेल। दिस इज नोन एज द टेल ऑफ द एरो एंड दिस इज द हेड ऑफ द एरो। टेल एंड हेड, ये है वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल हम बोले मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए 5 मीटर्स इन ईस्ट। समझो बात को, 5 मीटर इन ईस्ट। आई होप आपको पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन क्या होता है। यहाँ पे देख लो, ऊपर वाला डायरेक्शन है नॉर्थ, नीचे है साउथ, इस साइड पे है ईस्ट और इस साइड पे है वेस्ट। तो 5 मीटर इन ईस्ट, तो ये हो गया ओरिजिन। ओरिजिन से किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। तो हम बना लेंगे 5 मीटर मेजर कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड, तो 5 मीटर मेजर कर लेंगे और मेजर करके फिर एरो हेड बना देंगे। ये हो गया वेक्टर ए। कितना है, 5 मीटर्स इन ईस्ट। ईस्ट के प्लेस पे नॉर्थ होता तो ऊपर कर देते, इस तरह बन जाता वेक्टर ए। उसके बाद साउथ होता तो नीचे कर देते वेक्टर ए। वेस्ट होता तो इधर वेक्टर ए। ये है वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। इस तरह से वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है इतना? ओके, नो अब एक और बात देखो, हम चाहते हैं वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना, तो क्या करेंगे? अगर हम सिर्फ वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना चाह रहे हैं तो वेक्टर का मॉड्यूलस लिखना पड़ेगा। मॉड या मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होता है? मॉड्यूलस होता है 2 लाइंस के बीच में ए, ये होता है मॉड। मॉड मतलब होता है सिर्फ वैल्यू से मतलब है और उसका उसका डायरेक्शन से मतलब नहीं है। जैसे -5, इसका मॉड निकालोगे तो सिर्फ वैल्यू लिखोगे 5 सिर्फ वैल्यू। मॉड ऑफ 5 इज 5। माइनस हो प्लस हो फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वैल्यू से मतलब है। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए इज -10 मीटर्स। -10 मीटर, माइनस एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लो कि ये डायरेक्शन आपने अज्यूम किया है, ये पॉजिटिव है, तो जस्ट इसके ऑपोजिट वाला डायरेक्शन ही नेगेटिव कहलाएगा। जैसे ये डायरेक्शन हो जाएगा नेगेटिव। फिजिक्स में पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब है इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हम ले रहे हैं उस क्वांटिटी को। ये है पॉजिटिव डायरेक्शन, ये है नेगेटिव डायरेक्शन। तुम चेंज करके अपने मन से इसे नेगेटिव ले सकते हो, इसे पॉजिटिव ले सकते हो, वॉट एवर यू वांट, इट्स अप टू यू। बट आई जनरली प्रीफर दिस 2 डायरेक्शंस। पॉजिटिव के लिए ऑरिजिन से राइट, नेगेटिव के लिए ऑरिजिन से लेफ्ट। क्योंकि नंबर लाइन हम पढ़ चुके हैं बचपन से ही, तो उसी को लेते हुए नंबर लाइन की इधर सारा पॉजिटिव नंबर्स होता है, इधर सारा नेगेटिव नंबर्स होता है, तो ये ज़्यादा आसान है, कन्फ्यूजन नहीं रहता है। ओके, तो हम चाहते हैं इस वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना, तो क्या करेंगे? हम इस पूरे वेक्टर को मॉड के अंदर बंद कर देंगे। मॉड के अंदर बंद हो गया, मतलब नेगेटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं, आप सिर्फ इसका वैल्यू बता दीजिए। मॉड बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ हमें वैल्यू से मतलब है, मॉड्यूलस कहते हैं इसे। सिर्फ और सिर्फ वैल्यू से, इसका वैल्यू कितना है? -10 मतलब
10, सिर्फ वैल्यू से मतलब है 10 मीटर। अगर इसी तरह वेक्टर बी होता 10 मीटर्स तब इसका मॉड क्या होता? मॉड क्या होता? 10 मीटर्स, दैट्स इट। ना प्लस से मतलब है ना माइनस से मतलब है, सिंपली आप उसका वैल्यू लिखो, दैट इज नोन एज मॉड। आई होप दिस इज क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में क्या क्या आएगा, पहले फटाफट टाइप लिख लेते हैं। नंबर 1 इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। नंबर 2 अनइक्वल वेक्टर्स। नंबर 3 पैरेलल vectors. Number 4 anti-parallel vectors. Number 5 collinear vectors. Number 6 coplanar vectors। और क्या क्या है कोप्लेनर्स के बाद? हाँ, इक्वल हो गया, नल वेक्टर्स, देन यूनिट वेक्टर्स, देन कनकरेंट वेक्टर्स। और भी बहुत सारे टाइप्स हैं वेक्टर्स के, बस जितना हमें ज़रूरत पड़ेगा उतना ही हम पढ़ेंगे। फिजिक्स में सारे वेक्टर्स को पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बस जितने का ज़रूरत है उतना ही पढ़ेंगे। चलिए, तो पहले मैं आपको समझाऊंगा इक्वल वेक्टर्स क्या है। नाम से ही पता चल रहा है इक्वल वेक्टर्स क्या होगा। इक्वल वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। इक्वल वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। आइए देखते हैं। देखो, अगर दो वेक्टर्स का लेंथ सेम है मतलब वेक्टर सेम है, मतलब इक्वल है, इक्वल वेक्टर्स है। लेंथ सेम और प्लस सॉरी अगर दो वेक्टर्स का लेंथ सेम है मतलब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन है तब वो होगा इक्वल वेक्टर। जैसे देखो, दोनों वेक्टर्स का लेंथ सेम है। अगर ये वेक्टर ए है तो इसे मान लो वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर है, चेक कर लेते हैं। मॉड ऑफ वेक्टर ए, क्या ये मॉड ऑफ वेक्टर बी के बराबर है? यस, दोनों का लेंथ बराबर है ना। लेंथ मतलब उसका मैग्नीट्यूड। क्या दोनों का डायरेक्शन भी बराबर है? यस, दोनों का डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में उधर ही मूव कर रहा है दोनों। और दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर है, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों हो गया इक्वल। दोनों वेक्टर्स इक्वल है, सेम मैग्नीट्यूड का भी और सेम डायरेक्शन में भी है। इस तरह के वेक्टर्स को हम कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। सेकंड, अनइक्वल वेक्टर्स। अनइक्वल वेक्टर्स, अब देखो अनइक्वल वेक्टर्स क्या है कि मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन अगर दोनों अलग हो गया या कोई एक भी अलग हो गया तो अनइक्वल वेक्टर्स है। जैसे ये दो वेक्टर्स को देखो, दोनों सेम डायरेक्शन में तो है बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम दिखाई नहीं पड़ रहा है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है, सेम डायरेक्शन में बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड होता है लेंथ ऑफ एरो, इसका एरो छोटा है, इसका लेंथ ऑफ एरो बड़ा है। तो these two are having different magnitudes but they are in the same direction. That means these two vectors are not equal. So we can write vector A is not equal to vector B. ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये था फर्स्ट सेकंड अनइक्वल वेक्टर्स हम कर रहे हैं। अब हम दोनों का मैग्नीट्यूड सेम कर देते हैं। चलो, एक इस डायरेक्शन में और एक
इस डायरेक्शन में। ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेंथ ऑफ एरो सेम है, मतलब सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन, बट डिफरेंट डायरेक्शन। ये दोनों वेक्टर भी बराबर नहीं है। वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। समझ रहे हो? दोनों सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तभी वो इक्वल होगा। दोनों में से कोई एक भी अगर इक्वल नहीं होता है, चाहे डायरेक्शन हो चाहे वो मैग्नीट्यूड हो, अगर दोनों में से कोई एक इक्वल नहीं है तो वो अनइक्वल वेक्टर्स में आ जाएगा। सो दीज आर अनइक्वल वेक्टर्स। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप बताना कि इक्वल है या नहीं। एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। देखो लेंथ ऑफ एरो दोनों का सेम है, वेक्टर ए वेक्टर बी। हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी, मतलब दोनों का सिर्फ मैग्नीट्यूड बराबर है, बट डायरेक्शन आप देख रहे हो, एक ऊपर है एक राइट है, मतलब देज आर नॉट इक्वल। वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। मैग्नीट्यूड तो बराबर है ना, अगर ये 3 मीटर तो ये भी 3 मीटर, स्केल से मेजर कर लो, 3 मीटर ये तो 3 मीटर ये, मैग्नीट्यूड तो बराबर है। मॉड लगा दिया मतलब मैग्नीट्यूड हो गया, वो मैग्नीट्यूड बराबर है। मैग्नीट्यूड बराबर रहने से इक्वल वेक्टर नहीं होता, वेक्टर इक्वल नहीं होता, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो ये हो गया अनइक्वल वेक्टर्स। कॉपी करो जल्दी यहाँ तक, फिर पैरेलल वेक्टर्स करेंगे। पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल नाम जैसा नाम है वैसा फिगर भी ड्रॉ करेंगे। पैरेलल मीन्स हम कुछ वेक्टर्स को पैरेलल बनाते हैं। देखो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, क्या ये तीनों पैरेलल वेक्टर्स हैं? यस। अब पैरेलल वेक्टर्स में हम ये नहीं देखेंगे कि वेक्टर इक्वल है या अनइक्वल है, हम सिर्फ एक चीज़ देखते हैं, एंगल। हम सिर्फ एंगल देखेंगे, अगर एंगल 0 डिग्री है तब वो दोनों पैरेलल वेक्टर्स होगा। जैसे ये देखो, इस मार्कर का ये कैप रिप्रेजेंट करेगा एरो हेड, और ये मार्कर का लेंथ रिप्रेजेंट करेगा उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसका मार्कर का जो कैप है ये हेड रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में है तब भी ये पैरेलल, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तब भी ये पैरेलल वेक्टर्स। ओके, सॉरी, दोनों एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। इस तरह से अब मैग्नीट्यूड से फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे मैग्नीट्यूड कम है चाहे मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। अगर हम इसको अपोजिट कर देंगे तो एरो हेड अपोजिट हो गया, एंगल 180 डिग्री हो गया। अब देखो ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री और ये 0 डिग्री। 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, फिर वापस से 360। अगर पूरा रोटेट कर गया तो 360। लेकिन यहाँ पे देखो इनिशियली दोनों एक दूसरे के ऊपर, मतलब ये 0 डिग्री है, तो जहाँ पे थीटा 0 डिग्री वहाँ पे दोनों वेक्टर्स हो गया पैरेलल। इसे कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स। अब आगे देखिए और क्या क्या हो सकता है इसमें। एक ही सिचुएशन है और क्या, दोनों इक्वल भी हो सकता है दोनों वेक्टर्स। पैरेलल के केस में दोनों का एरो हेड आगे कर दो। देखो यहाँ पे भी वेक्टर ए, या दूसरा नाम दे देते हैं वेक्टर डी, वेक्टर ई, इनके बीच में भी एंगल 0 डिग्री है। दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, तो ये हो गया पैरेलल वेक्टर्स। नेक्स्ट एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब एक वेक्टर अगर इधर जा रहा है तो दूसरा वेक्टर इधर जाएगा। मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा हो सकता है, बट हम सिर्फ एंगल देखेंगे। एंगल 180 डिग्री होना चाहिए, थीटा शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। तब हम इस वेक्टर्स को कहेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगा। जैसे ये देखो, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, क्या ये एक दूसरे के अपोजिट है? यस, अपोजिट है
है कि नहीं अपोजिट? अपोजिट है, एक उधर जा रहा है तो एक इधर आ रहा है, मतलब दोनों अपोजिट है, इसके बीच में भी एंगल 180 डिग्री है, दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर्स का एग्जाम्पल है। क्लियर? नेक्स्ट कोलिनियर वेक्टर्स, जल्दी कॉपी करेंगे। हो गया। नेक्स्ट कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर्स एक ही लाइन में लाई करेगा, कोलिनियर वेक्टर्स एक ही लाइन में लाई करेगा। जैसे देखो एक ही लाइन में अगर ये एक वेक्टर है तो सेम इसी लाइन में दूसरा वेक्टर भी लाई करेगा। अब मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे ये देखो, ये एक वेक्टर, सेम मैग्नीट्यूड का एक और वेक्टर, वेक्टर ए बी सी डी, ये सब कोलिनियर है। ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर, ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर। देखो एक ही लाइन में लाई कर रहा है, ये भी एक ही लाइन में लाई कर रहा है, ये कहलाता है कोलिनियर वेक्टर्स। नेक्स्ट कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में लाई करने वाला। जैसे देखो ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, और मान लो ये वेक्टर है, दो वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर को हम इस तरह से एक ही प्लेन में पुट कर दें, इस तरह से बना दें, तो ये वेक्टर इसी प्लेन में बन रहा है। ये हो गया प्लेन, क्या हुआ इसका, ये प्लेन है, ये प्लेन जिस पे बना रहे हैं ये, और ये एक प्लेन है, ये तो एक ही प्लेन में बन रहा है, ये कोप्लेनर वेक्टर। अगर वेक्टर को इस तरह रखेंगे तो क्या प्लेनर वेक्टर है? यस। देखो एक प्लेन में ये बन रहा है। क्या वेक्टर को हम इस तरह से रखेंगे तो क्या ये एक प्लेन में बनेगा? यस। प्लेन यहाँ पे रखो, अपने बुक को रखो इस तरह से, इस तरह से। देखो ये प्लेन है, ये प्लेन है कॉपी का, इस तरह से रखो, बन गया कोप्लेनर वेक्टर। अगर इधर आ गया तो इस तरह से रखो, एक ही प्लेन में बना पा रहे हैं हम। तो कोप्लेनर वेक्टर ऐसा वेक्टर है जो एक ही प्लेन में रहे, लाइंग ऑन द सेम प्लेन, लाइंग ऑन द सेम प्लेन, और ये हो जाएगा लाइंग इन द सेम लाइन, लाइंग ऑन द सेम लाइन, लाइंग ऑन द सेम लाइन, और कोप्लेनर लाइंग ऑन द सेम प्लेन। जैसे ये एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, एक ही प्लेन में लाई करे उसे कहेंगे कोप्लेनर वेक्टर। एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, इस तरह से, ये भी कोप्लेनर वेक्टर है। बहुत सारा प्लेनर वेक्टर्स हो सकता है, ये और ये एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है। अब यहाँ पे एक रिजल्ट है कि दो वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर हमेशा प्लेनर वेक्टर होता है। जैसे देखो, लेट अस सपोज कि ये हमारा एक वेक्टर है और एक और वेक्टर हम यहाँ से इस तरह से बना रहे हैं। क्या ये दो वेक्टर्स कोप्लेनर है? रख कर देख लेते हैं। देखो इस वेक्टर को हम इस तरह रख रहे हैं, ये एक वेक्टर हो गया, और इस वेक्टर को हम इस तरह रख रहे हैं। क्या दोनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहा है? बिल्कुल एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। ये भी इस बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहा है, ये भी इस बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहा है, तो हो गया। मतलब कोई भी दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होगा। दो वेक्टर्स, एनी टू वेक्टर्स, कोई भी दो वेक्टर ले लो, उसका मैग्नीट्यूड फर्क नहीं पड़ता कितना है, ज़्यादा कम, इक्वल अनइक्वल, सब हो सकता है। कोई भी दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर वेक्टर होगा। समझ आ गया यहाँ तक? कोप्लेनर वेक्टर। अगला है नल वेक्टर। जल्दी करो, जल्दी करो, इसको कंप्लीट करेंगे जल्दी। नल वेक्टर को हम जीरो वेक्टर भी कहते हैं, ज़्यादा अच्छा है जीरो वेक्टर ही लिखो। नल वेक्टर, सेट्स पढ़े हो ना, सेट्स से याद कर रखो। नल सेट मतलब कोई सेट नहीं है, वो जीरो सेट, दैट इज जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर क्या है कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर जीरो है तो उस वेक्टर को हम कहेंगे जीरो वेक्टर। अच्छा, जीरो वेक्टर का डायरेक्शन के बारे में हम क्या बता सकते हैं? जीरो वेक्टर का कोई डायरेक्शन नहीं, ठीक है। इसका डायरेक्शन कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, आर्बिट्ररी, कोई डायरेक्शन नहीं जीरो वेक्टर का। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो इज नोन एज जीरो वेक्टर। ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले हम जीरो वेक्टर्स, खुद से लिख लो अपने नोट्स में। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो इज अ जीरो वेक्टर। जैसे एक है वेक्टर ए, एक वेक्टर है वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड अगर ज़ीरो है तो ये हो गया ज़ीरो वेक्टर। डायरेक्शन के बारे में क्या बोलोगे? डायरेक्शन इज आर्बिट्ररी, डायरेक्शन इज आर्बिट्ररी। ओके, सो ज़ीरो वेक्टर, ज़ीरो वेक्टर का डायरेक्शन आर्बिट्ररी है। मतलब क्या कि कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, ओके, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, जहाँ मन वहाँ ले सकते हैं। जीरो वेक्टर है, कुछ भी ले लो।
नेक्स्ट, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको अलग डिस्कस करेंगे हम लोग। पहले समझ लेते हैं क्या होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, देखिए यूनिट वेक्टर होता है वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। जैसे मान लो वेक्टर ए, अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है तो ये हो गया वेक्टर यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब फिजिक्स में यूनिट वेक्टर को हम यूज़ करते हैं टू गिव डायरेक्शन और टू फाइंड डायरेक्शन, टू गिव डायरेक्शन। फिजिक्स में यूनिट वेक्टर का एक ही काम है, ये डायरेक्शन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। जैसे एक्स डायरेक्शन को हम यूनिट वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और लिखते हैं आई कैप। आई कैप, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैप से, ए कैप, मतलब ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ए कैप, ऊपर में कैप लगाते हैं। सिमिलरली वाई डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं जे कैप से, और जेड डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं के कैप से। आई कैप, जे कैप, के कैप, कैप, ठीक है। आई कैप, जे कैप, के कैप। जैसे अगर कोई वेक्टर है 3 आई कैप, मतलब ये 3 आई कैप मीटर समझ लो, मतलब ये 3 मीटर है एक्स डायरेक्शन में। 5 जे कैप, मतलब ये 5 मीटर्स है वाई डायरेक्शन में। 6 के कैप, 6 मीटर्स है जेड डायरेक्शन में, ठीक है। देखो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये है एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में 3, ये है 3 मीटर्स इन एक्स डायरेक्शन, वेक्टर ए। वाई डायरेक्शन ऊपर, वाई में 5 मीटर्स इन वाई डायरेक्शन। जेड में ये है जेड डायरेक्शन, दिस इज वाई, दिस इज जेड। जेड में 6 मीटर्स इन जेड डायरेक्शन। सो आई कैप, जे कैप एंड के कैप, इस तरह से। अगर हम लिख रहे हैं -2 आई कैप मीटर्स, दैट मीन्स अब ऑरिजिन से ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस, जिसे हम एक्स डैश कहते हैं, ये ऑरिजिन है। तो ये वेक्टर अब इधर हो जाएगा, इस नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में 2 मीटर्स। नेगेटिव हटा रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन ऑलरेडी डायरेक्शन ही बताता है, नेगेटिव का मतलब होता है डायरेक्शन। नेगेटिव से पता चल रहा है कि ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो एरो इधर बना दो और 2 मीटर्स लिख दो, मतलब ये हुआ नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में 2 मीटर्स। उसी तरह से अगर देखो यहाँ पे 3 मीटर्स था, तो 3 आगे 3 मीटर्स इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, समझ गए। इसको लिखेंगे तो लिखेंगे -2 आई कैप, और इसे लिखेंगे तो इसे लिखेंगे हम 3 आई कैप। यहाँ -2 इसलिए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में था, वो 3 इसलिए क्योंकि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में था। तो ये यूनिट वेक्टर हम फिजिक्स में यूज़ करेंगे सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, डायरेक्शन को बताने के लिए। एक्स डायरेक्शन में आई कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप, जेड डायरेक्शन में के कैप। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में -आई कैप, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में -जे कैप, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में -के कैप। बात समझ आ रही है? देखो ये हो गया पॉजिटिव एक्स वाई जेड के बारे में। अब समझो नेगेटिव एक्स वाई जेड, अगर डायरेक्शन है नेगेटिव एक्स तो -आई कैप, नेगेटिव वाई तो -जे कैप, नेगेटिव जेड तो डायरेक्शन है -के कैप। अगर कोई पार्टिकल -5 आई कैप मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो आप बताओ ये किस डायरेक्शन में चल रहा है, एक्स डायरेक्शन में या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि -आई कैप है, -आई कैप मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। और अगर कोई पार्टिकल 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो किस डायरेक्शन में चल रहा है? ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। समझ गए? आई कैप, जे कैप, के कैप, यूनिट वेक्टर का एक ही काम, डायरेक्शन के बारे में बताना। आगे और डिटेल से चर्चा करेंगे इसके बारे में आने वाले लेक्चर्स में। चलो यूनिट वेक्टर समझ गए। याद रखना यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा 1। कोई पूछे आपसे आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना? 1। जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना? 1। के कैप का मैग्नीट्यूड कितना? 1। ठीक है। आई कैप का डायरेक्शन क्या? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जे कैप का डायरेक्शन क्या? पॉजिटिव वाई एक्सिस। के कैप का डायरेक्शन क्या? पॉजिटिव जेड एक्सिस। इस तरह से। नेक्स्ट, कनकरेंट वेक्टर्स। कनकरेंट वेक्टर्स एक ही पॉइंट पे अगर एक्ट करें तो उसे कहते हैं कनकरेंट वेक्टर्स। जैसे मेरे पास बहुत सारे वेक्टर्स है, इसी पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। इधर एक वेक्टर, इधर एक वेक्टर, इधर एक वेक्टर, इधर एक वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी,
वेक्टर सी, वेक्टर डी, तीनों वेक्टर एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, तो इस तरह के वेक्टर्स को, इस टाइप के वेक्टर्स को वी कॉल इट एज कनकरेंट वेक्टर्स। ठीक है, जैसे मान लो एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है ऑफ मास m, इस साइड से फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, इस साइड से फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, नीचे से फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का, ऊपर से फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का। तो ये पूरा का पूरा फोर्स एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। अगर इस ब्लॉक को मान लें एक पॉइंट मास, तो एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, तो इस तरह ये सारा फोर्सेस हो जाएगा कनकरेंट फोर्सेस, एक ही पॉइंट पे एक्ट करने वाला फोर्स। कनकरेंट का मतलब एक ही पॉइंट पे लगने वाला, उसे कहते हैं कनकरेंट। सो दीज वेर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। इससे ज़्यादा और टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में हम आगे डिटेल डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। फिलहाल इंट्रोडक्शन के लिए इतना काफ़ी है। बस एक और टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे करेंगे, क्योंकि मुझे लेक्चर का ड्यूरेशन भी ध्यान में रखना है। ज़्यादा लेंदी लेक्चर हो जाएगा तो क्लास बोरिंग होने लगता है और प्रॉपर वे में कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो इसीलिए लेक्चर शॉर्ट रखेंगे, बट क्वालिटी लेक्चर्स आपको मिलेगा। चलो, पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स, ये बस एक लास्ट टॉपिक करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं जितना इजी वे में आपको समझा पाऊँ, एक्सप्लेन कर पाऊँ, उतना आपके लिए अच्छा होगा, आसान होगा, इसीलिए। चलो, सो पैरेलल शिफ्ट, पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स। कंप्यूटर में अपने अपने सिस्टम में जब आप सिस्टम यूज़ करते हो, कंप्यूटर यूज़ करते हो, लैपटॉप यूज़ करते हो, तो आपने कॉपी पेस्ट किया होगा। मान लो आपको मैं ये एक एरो बना कर दे दूं आपके वर्ड फाइल में, और मैं आपको बोलूं कि इसे आप कॉपी करो, तो आप क्या करते हो? माउस का कर्सर यहाँ ले जाते हो, ठीक है, लेफ़्ट क्लिक करते हो, कॉपी करते हो, और फिर राइट क्लिक करके कॉपी करते हो और फिर कहीं और पेस्ट कर देते हो। तो हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी किया यहाँ से, आपको इस लोकेशन पे पेस्ट करना है। तो आप बताओ, क्या इसका जो डायरेक्शन है वो पेस्ट होगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रहे हो, तो जिस डायरेक्शन में ये वेक्टर है उसी डायरेक्शन में दूसरी जगह पे ये कॉपी हो जाएगा। पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स होता है जस्ट कॉपिंग द वेक्टर्स। जब हम वेक्टर को कॉपी करते हैं तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी उतना ही रहता है जहाँ से हम कॉपी करके ला रहे हैं, और उसका डायरेक्शन भी उतना ही रहेगा, उसी डायरेक्शन में वो रहेगा जिस डायरेक्शन में वो था एक्चुअली में। अगर इसको हम रोटेट करना चाहते हैं तो वो एक अलग ऑप्शन है, उसको कर सकते हैं, बट यहाँ पे रोटेशन वाली बात नहीं है, सिर्फ हम कॉपी करके वेक्टर्स को उठाकर लेकर आएंगे दूसरे लोकेशन पे। तो ये होता है पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स। याद रखना, जब भी हम वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्ट करते हैं तो वेक्टर का डायरेक्शन और वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। क्या कहा मैंने? जब भी हम वेक्टर को कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करते हैं या पैरेलल शिफ्ट करते हैं तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। चलो, अब देखो, मैं आपको बोलूं कि आप इस वेक्टर को कॉपी करो और दूसरे लोकेशन पे पेस्ट करो, तो आप करोगे यहाँ पे कॉपी और नीचे कर दोगे पेस्ट। कॉपी पेस्ट खत्म, वेक्टर हो गया पैरेलल शिफ्ट। ठीक है, वेक्टर हो गया पैरेलल शिफ्ट। सेकेंड, अगर मैं आपको बोलूं ये वेक्टर है, इसको कॉपी करो और यहाँ पेस्ट करो, कॉपी करके यहाँ पेस्ट करो, तो आप इसे कॉपी करके पेस्ट कर दोगे, ये हो गया पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स। आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, एंगल फाइंड करने के लिए बताऊंगा किस तरह से करना है। तो बस अभी सिर्फ सीखो पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स क्लियर है? मान लो मेरे पास ये एक वेक्टर है, ये फोर्स है, वेक्टर F इज इक्वल टू 5 न्यूटन। देखो, F रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड और एरो हेड रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। सो F के ऊपर एरो लग गया, मतलब ये वेक्टर है। ये 5 न्यूटन का फोर्स मैं आपको बोलूं कि आप इस लोकेशन पे कॉपी करो, तो आप यहाँ ले जाओगे कर्सर को, कॉपी, और यहाँ पे कर दोगे पेस्ट। कॉपी पेस्ट करने से क्या वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज होगा? नहीं होगा। क्या डायरेक्शन चेंज होगा? नहीं होगा। तो ये होता है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। आई होप आज का जो भी लेक्चर, आज का जो भी टॉपिक मैंने यहाँ पे कंप्लीट कराया, आपको वो टॉपिक प्रॉपर 100% अच्छे से समझ आ गया होगा। बेसिक लेक्चर था, वेक्टर्स को समझना ज़रूरी था। वेक्टर्स क्या होता है लिखना हमने सीखा, वेक्टर्स को किस तरह लिखेंगे, किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और क्या मतलब होता है इसका। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको कराऊंगा पैरेलल शिफ्ट ऑफ पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स हो गया है।
एंगल क्या किस तरह फाइंड करना है वेक्टर्स का, एडिशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। ओके, तब तक के लिए इसी तरह पढ़ाई करते रहेंगे और कन्फ्यूजन होने पे अपना डाउट कमेंट सेक्शन में छोड़ देंगे। मैं प्रीवियस लेक्चर्स इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कोशिश करूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, अगर नहीं हो पाता है तो प्लीज़ आप लेक्चर जा करके प्लेलिस्ट में सर्च कर लेना, आपको मैथमेटिकल टूल्स के अंदर वो सारा लेक्चर्स मिल जाएगा। तो चलिए फिर चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।